रोज रात को 10 बजे आपके लिए एक केस आया करेगा ताकि आपका जीएस पेपर 2 जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और वो कोई रैंडम केस नहीं होगा आपके लिए, वो जो केस मैं आपको करवाऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस होगी और एक केसेस की सीरीज होगी, एक झड़ी होगी केसेस की। और उस झड़ी में हम क्या बात करेंगे, एक दिन हम कवर कर रहे हैं, आई मीन टू से एक हफ्ता हम कवर कर रहे हैं एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड सारे केसेस, ताकि अगर बात है एलजीबीटी कम्युनिटी की तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हफ्ता वही है जिसमें मैं आपको 4 केसेस करवाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट वन एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड। और वो 4 केसेस कौन कौन से हैं? वो केसेस होंगे नाज फाउंडेशन, सुरेश कुमार कौशल, नालसा, नवतेज सिंह जौहर, सुप्रियो चक्रवर्ती। 5 केसेस करेंगे हम। ऑलराइट गाइस, केस पुट्टुस्वामी हम डिटेल में फिर करेंगे। सो विल बी टॉकिंग अबाउट द 5 केसेस। तो मैंने अभी पहले आपको नाज फाउंडेशन वाला केस करवा दिया है, अब हम बात करेंगे सुरेश कुमार कौशल के केस के बारे में। अभी क्या केस था, इसमें कोर्ट ने क्या बोला, क्या हुआ था, वो सारा कुछ मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले जिसने नहीं देखी वीडियो नाज फाउंडेशन वाली, वो जाके देख लो। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूटी में ही आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अगर आप कंटिन्यूटी में नहीं चलेंगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ओके, अब जिनको नहीं पता इस केस के बारे में तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं इस केस में क्या हुआ था। देखो सुप्रीम कोर्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एक चीज देखने को मिलती है कि भाई आपस में ही क्या ये लगे रहते हैं। मतलब आज कोर्ट एक चीज बोल रहा है, कल दूसरी चीज बोल रहा है। इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, यानी कि कोर्ट अपनी ही जजमेंट को क्या करता है, बदल देता है। ये हमें बेसिक स्ट्रक्चर में भी देखने को मिला जब हम चलते हैं शंकरी प्रसाद केस के साथ, फिर उसके बाद हम चलते हैं फर्दर गोलकनाथ केस के पास, फिर हम चलते हैं केशवानंदा भारती केस के पास। तो बदलते रहता है ना कोर्ट अपनी जजमेंट को। और जब भी कोर्ट अपनी जजमेंट को बदलता है तो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है कि अगर पहले 3 जजेस ने किया है जजमेंट तो अब 5 जजेस करेंगे, तो अब 5 जजेस को रिवर्स करना है तो 7 जजेस चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। सो दिस इज हाउ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वर्क्स। तो यहां पर भी कोर्ट कभी कुछ कह रहा है, कभी कोर्ट कुछ कह रहा है, कभी कोर्ट कुछ कह रहा है, तो आपको वो चेंजेस नजर आते रहेंगे। फर्दर मैं आपके साथ बात करूं ना तो जजेस के दिमाग के ऊपर भी बहुत कुछ चलता है। देखो ये एक ऐसा केस है, जज की बात सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि यार जज तो बना कैसे, ऐसे भी जज सोचते हैं। अब जज का क्या कहना था, कहता यार मैं एलजीबीटी कम्युनिटी के अधिकारों की परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही माइनसिकल कम्युनिटी है, मतलब बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी है जो रिप्रेजेंट करती है। उनके कहने का मकसद था कि अगर आप बहुत कम गिनती में हो तो आपकी जो राइट्स हैं उनकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या फिर अ लाइफ इज नॉट अ लाइफ। ये सोच आप देख रहे हैं। सो जिस दिन एक मुल्क में कोई भी धर्म बहुत माइनॉरिटी में आ जाए तो उस टाइम भी जज ऐसी बात कर सकता ना, यार ये तो माइनॉरिटी, इसको जाने दे। इस केस में भी हमें ऐसा स्टार्क एग्जांपल देखने को मिला था। और वो केस क्या है हमारे पास, सुरेश कुमार कौशल केस, जिसने क्या किया था, जो नाज फाउंडेशन में 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, सुरेश कुमार कौशल केस में उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। एंड व्हाट इज द एंटायर केस, उसको आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आपको दोबारा से अपने मैं इनिशिएटिव के बारे में बता रहा हूं कि हम रोज 10 बजे एक जजमेंट लेकर आएंगे। रैंडम जजमेंट नहीं होगी, एक जजमेंट ऐसी होगी जो एक हफ्ता एक इशू के ऊपर बात करेगी। जैसे इस हफ्ता मैं एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूं। कोर्ट ने क्या क्या बोला, कोर्ट ने पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या बोला, कोर्ट ने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्या बोला, एग्जाम में लिखने के लिए क्या चीज चाहिए, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 जो गोल्डन ट्रायंगल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है इस केस में, पुट्टुस्वामी जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी के अधिकारों के अंदर क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन आती है या नहीं आती है। कंप्लीट पिक्चर हम करेंगे ताकि जीएस पेपर 2 जब आप देने के लिए बैठे हैं वहां पर अगर ट्रांसजेंडर के अधिकारों के ऊपर कोई भी बात आ जाए तो आपका हाथ ऐसे ऐसे चले। मेरी ये आपको गारंटी है कि अगर आप ये पूरी सीरीज लगाते रहेंगे जजमेंट की तो आपको जजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई हम इस कंट्री की बात करते हैं ना, इस कंट्री में देखो मेजोरिटी का जीना भी आसान नहीं है, ये तो फिर माइनॉरिटी की बात है। इस कंट्री में औरतों का जीना आसान नहीं है, बच्चों का जीना आसान नहीं है, दिव्यांगों का जीना आसान नहीं है, बुजुर्गों का जीना आसान नहीं है। इस देश में गरीबों का जीना आसान नहीं है, लोअर कास्ट का जीना आसान नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, देखो ये हमारे देश की क्या है विडंबना है कि इस देश में औरतों का जीना आसान नहीं है, विकलांगों का जीना आसान नहीं है, गरीबों का जीना आसान नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, बुजुर्ग सेफ नहीं है, गरीब सेफ नहीं है, दलित सेफ नहीं है। तो इस
देश में सेफ है कौन? इस देश में सेफ सिर्फ वो है जिसके पास पावर है, और जिसके पास पावर नहीं है वो इस देश में नहीं सरवाइव करता, या कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया जाता है। संविधान की जो बातें हैं वो संविधान तक सीमित रह जाती हैं, क्योंकि वो आपको समझ आने वाली नहीं है, और बीच में जो समझाने वाले लोग हैं, जो वकील हैं, या समझ लीजिए जो राजनेता हैं, आधों को तो खुद को नहीं पता है। तो ऐसे में हमारे अधिकारों की बात कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, या फिर अच्छा लीडर आ जाए तो वो पार्लियामेंट में करता है। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो हमारे अधिकारों की बात कर देता है, लेकिन हमें उसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब कसूर हम किसका निकालें, किसका नहीं निकालें, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा सिस्टम जो है वो ऐसा ही है। इसीलिए आप आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं ना, इसीलिए आप आईएएस ऑफिसर बन के कुछ चेंज लाने वाले हैं, और उस चेंज के बीच में आपके पैसे आ जाएं, ये हमें मंजूर नहीं। इसी चीज को सोचते हुए हमने क्या किया, एक कोर्स लॉन्च किया जो कि बड़ा ही अफोर्डेबल इन द सेंस के इट इज ओनली फॉर 9,999, 10,000 का मान के चलो आप। लेकिन अगर आप कोड लगाते हैं, कौन सा कोड? दैट इज ABH01। तो ABH01 कोड लगाना कहां पर जाके? हमारी वेबसाइट launchpadeducation.in पे जाके, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं माई इंस्टीट्यूट ऐप फॉर iOS यूजर्स, मतलब आईफोन यूजर्स, लॉन्चपैड एजुकेशन फॉर एंड्रॉइड यूजर्स, उसको डाउनलोड करें तो वहां पर भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मेरा मकसद क्या है कि इफ यू फील लाइक बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर एंड ये जो सारी बातें मैंने की आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो पैसे को बैरियर मत बनने दीजिएगा, लेट्स डू इट। ओके, तो बात मैं आपके साथ कर रहा था कि इस देश में लोगों की लाइफ की वैल्यू नहीं है, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है ना वो भी उनमें से एक है। देखो आपको एक और बात बताता हूं, आपके लिए बहुत आसान है ऐसे जाते हुए लोगों का ना मजाक बनाना कि वो देख यार वो देख कौन जा रहा है कौन जा रहा है। अगर कोई गे जा रहा है, कोई लेस्बियन है, तो आप मजाक बना देंगे, ट्रांसजेंडर आप मजाक बना देंगे, आप उसको जेंडर मानते ही नहीं है, आप हंसने लग जाते हैं एज इफ आपका लड़का या लड़की होने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है ना। तो दिस इज नॉट सेंसिबल थिंग टू डू, और ये सेंसिटिविटी नहीं है आपकी जो आपको ऐसा करना चाहिए। मैं तो हमेशा इस चीज के अगेंस्ट ही रहूंगा, हूं भी, कि यू शुड नॉट बी एक्टिंग लाइक दिस, क्योंकि जिस तन लागे सो तन जाने, जिसके ऊपर भीतरी होती है उसको पता होता है। अपने ऊपर लेके देखोगे, आपकी फैमिली में कोई आपका भाई, आपकी बहन, आपका बच्चा, आपको फादर या कोई भी ऐसा निकले, फिर आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? क्या आपको ये चीज एक्सेप्ट होगी अपने ऊपर, या आप खुद भी ऐसे हो? विल यू टॉलरेट कि कोई आप पे कमेंट बाजी कर रहा है? नहीं ना। तो इमैनुअल कांत यही बोलते हैं, या इवन बाइबल में भी ये चीज लिखी गई है क्या, कि आप दूसरों के साथ वही कीजिए कि जो अगर आपके साथ हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जब सोसाइटी सेंसिटिव नहीं है तो ऐसे में फिर कौन जजमेंट्स लाता है? सुप्रीम कोर्ट लेकर आता है। तो वही सारी जजमेंट्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं इस हफ्ते में, रोज रात को 10 बजे। और आज जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं दैट इज सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन, और ये बहुत रिग्रेसिव जजमेंट थी, प्रोग्रेसिव जजमेंट नहीं थी, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। नाज फाउंडेशन की मैंने पहले करा दी है, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख लो। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है सुरेश कुमार कौशल जजमेंट। ठीक है, तो देखो जजमेंट क्या थी, पहले उसके लिए आपको नाज फाउंडेशन पता होनी चाहिए। मैं आपको बड़ा ब्रीफ बता देता हूं। ब्रीफ ये है, बिफोर वी बिगिन विद सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन, जो कि एलजीबीटी के अधिकारों के ऊपर जजमेंट है, और पूरा हफ्ता हम एलजीबीटी के अधिकारों के ऊपर ही बात करेंगे, जजमेंट्स की बात करेंगे। तो देखिए, नाज फाउंडेशन मैंने आपको बताया एक एनजीओ थी जो क्या चाहती थी कि भाई आप 377 को क्या कर दो, डीक्रिमिनलाइज कर दो। 377 क्या है? ये वो सेक्शन था जिसने क्या किया था, अननेचुरल सेक्स को क्रिमिनलाइज किया हुआ था। दैट मींस अगर लेट अस सपोज लड़का लड़का, कहने का मकसद है कि नेचर के खिलाफ जाके अगर आप सेक्स करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ओके, तो उन्होंने बोला ऐसा मत करो, कई बार कंसेंशुअल भी होता है। ठीक है, तो उसको जजमेंट में, नाज फाउंडेशन की जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद डिक्रिमिनलाइज हो गया 377, लेकिन साथ में मुद्दा कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंच गया और उस केस का नाम क्या था? सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। अब हमें देखना यह है कि सुरेश कुमार कौशल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का वर्जन क्या था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज ही रखा या फिर दोबारा से क्रिमिनलाइज कर दिया, या अधिकारों की क्या बात की? ये सारी चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। ओके, आई होप गाइस यहां तक आपको समझ आ रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
बात इतनी नहीं है, बात ये भी है कि ये तो चलो मैंने आपके साथ 2 केसेस के बारे में डिस्कशन की है ना। अभी एक मैं नाज फाउंडेशन वाला केस आपको करवा चुका हूं, आज मैं सुरेश कुमार कौशल करने वाला हूं। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में आपकी प्रिपरेशन को डेडिकेटेड मैनर में करवाने के लिए मैं हर हफ्ता किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर आपके साथ बातचीत करता रहूंगा। वो जो बातचीत होगी हमारी, वो किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर हो सकती है, इन द सेंस जजमेंट से रिलेटेड ही होगी। तो उस पूरे हफ्ते में हम 4 या 5 जजमेंट्स किया करेंगे, ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट जब प्रिपेयर हो जाए। बच्चों को ना जजमेंट याद नहीं रहती, क्यों? क्योंकि इधर उधर खिल रही होती है, इधर उधर फैली होती है, उनको पता ही नहीं। तो मैं आपको वो कंसोलिडेट करके दे रहा हूं, और कंसोलिडेट करके भी एक एक शब्द में दे रहा हूं, ताकि आपको दिक्कत ना आए और आप अच्छे से चीजों को क्या कर पाए, समझ पाए और एग्जाम में लिख पाए। क्योंकि नंबर तो आपको लिखने के मिलने हैं ना। अगर आप लिख ही नहीं पा रहे हैं तो नंबर आप कहां से हासिल कर पाएंगे? तो ये भी जजमेंट्स जो हैं उसी के ऊपर हमारा दिमाग सारा लगा हुआ है कि कैसे आपके लिए कंसाइज लेकर आए। सो छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपको सारी जजमेंट्स करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो देखिए आगे, बिफोर वी मूव फर्दर, ये तो खैर मैंने आपको बताया था अबाउट दिस, तो एक बार दोबारा आपको ब्रीफ कर देता हूं। वो यही है कि जी अगर आप देखो, पहले तो 2027 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सी समझिए, क्या बच्चों को 2027 की प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मेरे लिए ऑनेस्ट ओपिनियन क्या होगा, अगर मुझे सपोज कीजिए अपने छोटे भाई अपनी छोटी बहन को गाइड करना है, तो मैं तो साफ साफ शब्दों में बोलूंगा कि भाई 2027 को कर दो अब क्रॉस, अब तैयारी नहीं हो पाएगी। देखो क्या चल रहा है, इट इज अगस्त गोइंग ऑन, तो अगर आप सोचेंगे तैयारी करने का, मिड अगस्त हो गया, ओके, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9 महीने बचे। भाई 9 महीने पढ़ के कौन आईएएस अफसर लगता है? अगर डेटा की भी हम बात करेंगे तो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में बच्चे ज्यादातर क्रैक करते हैं, और उनको तैयारी करते हुए भी 1.5-2 साल हो जाता है, और आप 9 महीने में सोच रहे हैं हम तैयारी करेंगे। एंड मैं हैरान हूं कि कोई मना भी नहीं करता है। तो गाइडेंस तो यही होती है ना कि आपको सही गाइड किया जाए। तो आपको अगर तैयारी करके ऑफिसर बनना है तो आपको 2028 की ही तैयारी करनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर 2028 की तैयारी के लिए बहुत पैसे लगते हैं। जी नहीं, इतने पैसे नहीं लगते हैं। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये YouTube के ऊपर, ये डिटेल्ड मैनर में हम क्लासेस में करते हैं। वो सारी क्लासेस हमारी जो रिकॉर्डेड हैं, हमारे पास एक बैच बना हुआ है, उस बैच को हम सारे बच्चों को ऑफर करते हैं जो ज्यादा पैसे नहीं खर्च सकते, और वो बैच का प्राइस इज ओनली 10,000। अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ABH01, ये कूपन कोड है, ये कूपन कोड ऐसा कूपन कोड है जो आपको 25,000 का ऑनलाइन कोर्स कितने में दे रहा है? 10,000 रुपए में दे रहा है। और कहां से मिल रहा है? launchpadeducation.in पे जाके, वेबसाइट है launchpadeducation.in, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके लिंक्स भी नीचे डले होंगे। और नाम भी बता देता हूं, माई इंस्टीट्यूट ऐप फॉर iOS यूजर्स, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लॉन्चपैड एजुकेशन, उसको डाउनलोड करके वहां पर कोर्स आप खरीद लीजिए, देन यू आर गुड टू गो। ओके, लेकिन कीजिए 28 की तैयारी कीजिए, 27 की तैयारी मत कीजिए। कोई कह भी रहा है तो मना कर दीजिए, ठीक है? चलते हैं आगे, अब बात करते हैं एवोल्यूशन। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एवोल्यूशन कैसे हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना कि एलजीबीटी राइट्स जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं ये इवॉल्व कैसे हुए। गाइस एक बात ध्यान से समझिएगा, वो बात ये है कि आपके लिए जो चार्ट है ना, एंटायर चार्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। ये एंटायर चार्ट सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको सारा क्रक्स दे दिया है एलजीबीटी कम्युनिटी के रिगार्डिंग कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एंड केसेस की क्रोनोलॉजी भी ऐसी ही है। कैसे है? जैसे नाज फाउंडेशन 2009 में आया, फिर सुरेश कुमार कौशल 2013 में आया, फिर नालसा केस अगले साल ही आपको 2014 में नजर आया, फिर केएस पुट्टुस्वामी 2017 में आया, फिर नवतेज सिंह जौहर 2018 में आया, देन सुप्रियो चक्रवर्ती केस 2023 में आया। आप समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं? सो 2009, 2013, 14, 17, 18, 19, ये क्रोनोलॉजी है, आपको पता ना चाहिए। जैसे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हुए हमें नजर आता है, क्या नजर आता है बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हुए? कि भाई जो केसेस की एवोल्यूशन है वो कैसे हुई। हम शंकरी प्रसाद देखते हैं, सज्जन सिंह केस देखते हैं, गोलकनाथ केस देखते हैं, फिर हम केशवानंदा भारती केस देखते हैं, फिर हम आगे चलते जाते हैं। क्रोनोलॉजी चल रही है ना, यहां पर भी ऐसा ही है कि कभी डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, कभी क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, फिर उसके बाद ट्रांसजेंडर के राइट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है, फिर राइट टू प्राइवेसी की बात की जा रही है, फिर बोला जा रहा है कि भाई इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, फिर बोला जा रहा है डीक्रिमिनलाइज कर दो, साथ रह लो, लेकिन शादी नहीं कर सकते, या शादी कर भी सकते हो तो उसको एक्नॉलेज नहीं कर सकते। तो ये आपको सारे केसेस याद करने हैं जीएस पेपर 2 के लिए, सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो इन केसेस के बिना आप नहीं लिख सकते, या पर्टिकुलर केस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो
मेंस में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अगर एलजीबीटी कम्युनिटी का मुद्दा न्यूज में है तो उसके ऊपर या तो होलिस्टिकली आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं और उसकी एवोल्यूशन बता दीजिए, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर पूछ लिया जाएगा कि नवतेज सिंह जौहर के बाद आप बताइए कौन कौन से और केस थे, या नवतेज सिंह जौहर एक्सप्लेन कर दीजिए, या सुप्रियो चक्रवर्ती केस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नॉट डायरेक्टली बट जस्ट इसका यही होगा, क्रक्स इसका यही होगा। या फिर नाज फाउंडेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टर्न लिए वो सारे आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, इंक्लूडिंग सोसाइटी से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है। सो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन कहां पता लगेंगे? अगर आप जाते हैं कहां पर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जाके पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे नजर आ रहे हैं। अब हमने तो देखा, स्टडी किया, तो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड ऑल पार्लियामेंट्री लॉज जो न्यूज में है या बहुत लैंडमार्क है, दे आर ब्रेड एंड बटर फॉर योर प्रिपरेशन। तो इसीलिए हमने सोचा कि अभी आपको क्या करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट केसेस करवा रहे हैं, मुद्दे वाइज, रैंडम नहीं कि आज बच्चों ये केस करेंगे ना, मुद्दे वाइज। आज एक हफ्ता एलजीबीटी के केसेस करेंगे, अगले हफ्ता कोई और करेंगे, उससे अगला हफ्ता कोई और करेंगे, ऐसे क्रोनोलॉजी में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया ना, नाज फाउंडेशन में क्या हुआ, सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, बोला कि इसको खत्म करो 377 को। सुरेश कुमार कौशल में बोला कि रिस्टोर करो, क्यों खत्म किया, लाओ दोबारा वापस। नालसा में बोला गया ट्रांसजेंडर राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। आप उनके अधिकारों को, ट्रांसजेंडर के अधिकारों को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते हो? वो लोग नहीं है, सांस नहीं लेते, खाना नहीं खाते, पैदा नहीं हुए, मरेंगे नहीं। पुट्टू स्वामी ने बोला प्राइवेसी में सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी इंक्लूडेड है। किसी लड़के को लड़का पसंद है, किसी लड़की को लड़की पसंद है, तो क्या फर्क है? नवतेज सिंह जौहर केस में क्या किया गया, सेक्शन 377 को फाइनली खत्म किया गया। दैट वाज एंड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सेक्शन 377। लेकिन शादी को एक्नॉलेज करना आज भी रियलिटी नहीं है। मतलब आप शादी तो करा सकते हो एक लड़के के साथ, लड़का लड़के के साथ करवा सकता है, लेकिन रजिस्टर नहीं करवा सकता। दैट इज सुप्रियो चक्रवर्ती केस। अब ये कहते थे हमें कि भाई जाके पार्लियामेंट डिसाइड करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी हमें आगे यही देखना पड़ेगा, अभी हमें आगे जाके यही देखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट इसको देखेगी कि कोर्ट ही इसके बारे में कुछ ना कुछ नई चीज लेकर आएगा। ओके, चलते हैं जी हमारा सेकंड केस, विच इज सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन केस 2013। देखो, जैसी नाज फाउंडेशन की जजमेंट आई 2009 में, वैसी केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, और जैसे सुप्रीम कोर्ट में गया तो दैट इज सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। याद रहना चाहिए, बैकग्राउंड में ये था कि 2009 में कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था सेम सेक्स रिलेशनशिप को। अब मैनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स चैलेंज दिस जजमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। आपने देखा ना, अपने यहां पर भी आपने देखा होगा कि बड़े धर्म जो है वो इस चीज को मानते नहीं है। वो कहते हैं यार ये क्या है, वो बड़े डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल करके कहते हैं कि यार ये देश किसका, हिंदुस्तान के नागरिकों का है, शहीदों का है, कि इनका देश है। मतलब मैं ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता जो शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं। आप समझ लीजिए कि वो क्या बोलते हैं, इनको क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं इनका देश है, ये देश हम यहां पर इकट्ठा कर ले। तो जो धर्म है वो अलाउ नहीं करता, इवन क्रिश्चियनिटी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। कोई भी धर्म जो है इसको क्या बोलता है कि ये गलती है। क्यों गलत है, इस बात का जवाब नहीं है कि भाई अगर गलती है तो फिर भगवान ने बना के क्यों भेजा इनको? भगवान के पास तो अल्टीमेट पावर थी ना, तो वो प्रोग्रामिंग वैसे ही कर लेता। मैंने क्या बोला आपको, आप समझ रहे हैं? सारे धार्मिक जो रिलीजन्स हैं वो इनके अगेंस्ट क्यों हैं? किनके? एलजीबीटी कम्युनिटी के, गेस के, लेस्बियंस के। वो कहते हैं कि हमने देश सारा इनसे भर देना है, ये इकट्ठा कर देना है। गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर इतनी प्रॉब्लम थी इस बात से तो भगवान ने क्यों भेजा? भगवान तो सब कुछ कर सकता है ना, तो फिर उसने ये प्रोग्रामिंग इनकी गलत क्यों करके भेज दी भाई? और अगर भगवान ने कुछ गलत नहीं किया तो इनको एक्सेप्ट करो, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? सो दिस इज अ क्वेश्चन जो कभी भी कोई भी धर्म जो है इसको एक्नॉलेज नहीं करता। मैं बात किसी पर्टिकुलर धर्म की नहीं कर रहा, मैं सारे धर्मों की कर रहा हूं। ओके, सो सुरेश कुमार कौशल में कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही व्यू पॉइंट लिया। वो कहता है इतनी सी तो मिनॉरिटी है, क्या इनका देखना, ऐसी 377 को लेके शोर मचाया हुआ है, क्यों इसको डीक्रिमिनलाइज किया नाज फाउंडेशन केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने? क्यों किया जी? ना इसको दोबारा से क्रिमिनलाइज करो, नहीं हक इनको जीने का, नहीं हक इनको अपने मनपसंद पार्टनर के साथ रहने का, ना, नॉट अलाउड। क्रिमिनलाइज करो इसको, करेंगे तो अंदर जाएंगे जेल के। ठीक है, तो what was the case? Anyway, I have told you this. So Suresh Kumar Kaushal versus Naz Foundation, whether Delhi High Court was correct in reading down section 377 or not, ये issue देखा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया जी दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को और 377 को रिस्टोर कर लिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई मानसिकल माइनॉरिटी है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना है, मानसिकल माइनॉरिटी है, इनको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए भाई। इट ऑल्सो हेल्ड दैट कोई भी अगर लॉ आएगा चेंज लाना है तो इट शुड कम फ्रॉम पार्लियामेंट, व्हाई शुड जुडिशरी डू दिस। लेकिन जुडिशरी भूल जाती है कि आपने कब नहीं किया भाई। आपने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पे कोई लॉ नहीं था तो आप लेकर आए ना विशाखा गाइडलाइंस, ओके, फिर उसके बाद आपको लॉ नजर आ रहा है। आपने पुलिस रिफॉर्म्स में प्रकाश सिंह केस जो था, अगर लॉ नहीं था तो उसके लिए लेकर आए ना, आप तो कहीं रुकते ही नहीं, आप तो जाने जाते किसके लिए, जुडिशियल एडवेंचरिज्म के लिए, आप तो जाने जाते किस चीज के लिए, ओवर रीच के लिए। जब यहां पर बात आई तो आप कह रहे हैं जी हम क्या करें, तो पार्लियामेंट देखे। चलो ठीक है, आपके भी डबल स्टैंडर्ड्स अगर आने चाह रहे हैं तो ठीक है। अब इसके ऊपर आई थिंक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है, तो आई डोंट नो। ओके चलो आगे चलते हैं। मेरे को लगता है इसी ने लगा दिया पहले तो कंटेम्प्ट। So सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन हम कर रहे हैं। सेम सेक्स रिलेशन अगेन बिकेम क्रिमिनल, कंसीडर्ड अ सेटबैक फॉर द एलजीबीटी। जो बहुत खुश थे लोग एलजीबीटी कम्युनिटी को, कहते हैं यार ये क्या है, ये कैसा देश है, ये क्या बोली जा रहा कोर्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट उसके बाद कंटिन्यू रही। नेक्स्ट ईयर ही अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो हमें नजर आती है, राइट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें नजर आने शुरू होते हैं। एंड वो जो अगला केस था हमारे पास, वो कौन सा केस था, दैट वाज नालसा केस 2014, जो हम कब करेंगे, कल रात को 10 बजे करेंगे। ओके सो रोज 10 बजे मिल रहा हूं मैं आपको, शाम को 10 बजे सोने से पहले बस ये छोटी सी वीडियो देख लिया करो 10-15-20 मिनट की, जिसमें मैं डिटेल में आपको केसेस बताता जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।